हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस समय समाजशास्त्र के होने वाले बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं समाजशास्त्र में, जैसे कि पीजीटी का और अभी दिसंबर वाला जो नेट है उसका, और आने वाली वैकेंसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का और आगे आने वाली जीआईसी जीडीसी इन सब का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ 550 प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो समाजशास्त्र के होने वाली सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? मछली पालन, मुर्गी पालन, कृषि और उद्योग। तो ये जो प्रश्न है ये मिक्सअप है, कोई विषय एक अलग पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन सारे, और सारे ही क्वेश्चन जो इसमें कराए जाएंगे वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए बताइए इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कृषि। और इसी के बेस पे हम ग्रामीण समुदाय और नगरीय समाज में विभेदीकरण कर सकते हैं कि ग्रामीण समाज में कृषि मुख्य व्यवसाय होता है और नगरों में उद्योग और अन्य जॉब्स होते हैं। इस बेस पे हम ग्रामीण और नगरीय समुदाय में भिन्नता बता सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने गांव के संदर्भ में ग्रामीण नागरिक निरंतरता के ग्रामीणता शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शंस हैं बर्टेन ने, एंडरसन ने, पीक ने या फिर सिम्स ने। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बर्टेन ने। नेक्स्ट है, तो यह अभी ग्रामीण समाज से स्टार्टिंग है ये क्वेश्चन। तो ग्रामीण समाज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामीण समाज और नगरीय समाज इन सबसे रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली नेट के एग्ज़ाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। तो इस दृष्टि से ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने यह कहा है कि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय शब्द को ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति कहा है जिसमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है? ऑप्शन है सिम्स, एंडरसन, बर्टेंड या फिर पीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सिम्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? ऑप्शन है परिवार का अधिक महत्व, प्राकृतिक निकटता, सामाजिक जीवन में एकरूपता या फिर ये सभी। तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता बतानी है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी विशेषताएं। यानी कि ग्रामीण समुदाय में देखें तो बेसिकली जॉइंट फैमिली पाई जाती है और ये प्रकृति के अधिक निकट होते हैं क्योंकि इनका व्यवसाय कृषि होता है, और सामाजिक जीवन में और ये सामाजिक सोशली रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सभी विशेषताएं ग्रामीण समाज की है। नेक्स्ट है, जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। यह परिभाषा किसने दी है? जीएस कुरिए, स्मिथ, लॉरी नेल्सन या फिर सैंडरसन। तो जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, परिभाषा किसने दी है? तो हम परिभाषाओं को देखिए, पूरा परिभाषा तो हम किसी की याद नहीं कर सकते क्योंकि समाजशास्त्र में बहुत सारी परिभाषाएं हैं और बहुत सारी परीक्षा में पूछी भी जाती हैं। तो हम सारी परिभाषाओं में कुछ की पॉइंट्स बना लेने चाहिए हमें, जिससे हमें वो अच्छे से याद हो। तो इसकी सदस्यता होती है, किसने दी है परिभाषा? तो ये दी है जीएस कुरिए ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने जाति का मुख्य आधार केवल पवित्रता और अपवित्रता को माना है? सैंडरसन, लुइस ट्यूमो, जीएस घुरिए या फिर स्मिथ। तो इजी है ये क्वेश्चन। पवित्रता और अपवित्रता जाति के संदर्भ में कौन मानता है? तो वह है लुइस ट्यूमो। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने जाति को ठोस सामाजिक वर्ग माना है? ऑप्शन है रीजले, लुंडवर्ग, मैकाइवर या फिर मजूमदार। तो जाति को ठोस सामाजिक वर्ग कौन मानता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। लुंडवर्ग ने जाति को ठोस सामाजिक वर्ग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं गुरनार मिडल, मजूमदार, मैकाइवर या फिर जीएस घुरिये। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत फेमस बुक है और बहुत फेमस राइटर हैं इनके, जिसे हम भारतीय समाज के जनक भी कहते हैं, जीएस घुरिये। डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुरनार मिडल, मजूमदार, मैकाइबर या फिर जीएस घुरिये। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसके भी राइट आंसर जीएस घुरिये हैं। डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जीएस घुरिये, डॉक्टर एन.के. दत्ता, सैंडरसन या फिर लॉरी नेल्सन। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं डॉक्टर एन.के. दत्ता। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हर्बर्ट रिजले ने भारतीय जातियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शंस हैं 6 भागों में, 8 भागों में, 7 भागों में या फिर 9 भागों में। तो हर्बर्ट रिजले ने जाति का वर्गीकरण किया तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7 भागों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? मैक्स वेबर, डीएन मजूमदार, हट्टन या फिर रिजले। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? ऑप्शन है हुकार्ट, सेनाट, नेस्फील्ड या फिर ए एंड बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हुकार्ट और सेनाट किससे संबंधित हैं? ये धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है जाति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका कथन है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, हट्टन, इबेटसन या फिर टोटम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। धार्मिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत या फिर प्रजाति सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, परंपरागत सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यवसाय पर आधारित जाति के 3 वर्ग बताए हैं? ऑप्शन है नेस्फील्ड, दहलमंज, रिजले या फिर मैकाइवर। तो जाति के 3 वर्ग किसने बताए हैं? तो बताए हैं दहलमंज। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनजातियों के लक्षण नहीं हैं? ऑप्शन हैं सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, विस्तृत आकार या फिर परंपरागत व्यवसाय। तो जनजातियों के लक्षण बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, परंपरागत व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर बी.एस. गुहा ने सभी जनजातियों को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या फिर 8। तो बी.एस. गुहा का बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं?
ऑप्शन है भोटिया और थारू, संथाल और मुंडा, कोटा और टोडा या फिर ये सभी। तो भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर में भी पूछा जाता है और उसके सेकंड पेपर में तो पूछा ही जाता है। बाकी नेट के एग्ज़ाम में और अन्य सभी समाजशास्त्र के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, भोटिया और थारू, जो कि उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी देश क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या फिर पश्चिमी क्षेत्र में? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्यवर्ती क्षेत्र में संथाल जाति पाई जाती है, उत्तर पूर्वी में भोटिया और थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है? तो यहीं से आप लोग बना लीजिएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है और दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है। तो आप लोग के लिए जब परीक्षा से पहले याद करेंगे तो ईजी रहेगा। तो चेचू जनजाति, भील जनजाति, कुकी जनजाति या फिर खासी जनजाति? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, चेचू जनजाति दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत की जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आर्थिक दृष्टिकोण से जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4, 8, 6 या फिर 2? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 4। नेक्स्ट है, निग्रिटो जनजाति भारत के किस क्षेत्र से संबंधित की जाती है? पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तर भारत से या फिर पश्चिमी भारत से? तो यह संबंधित है दक्षिणी भारत से। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने निग्रिटो जनजाति को भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति बताया है? ऑप्शंस हैं हट्टन ने, BS गुहा ने, मजूमदार ने या फिर पश्चिम भारत ने? तो ये बताया है हट्टन ने कि निग्रिटो जनजाति है वो भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों का मुख्य व्यवसाय होता है कृषि, व्यवसाय, सेवा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ए, कृषि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बर्टेन ने गांव के निर्धारण के कितने आधार बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बर्ट्रेंड का भी इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन जो इन्होंने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं नहीं है? जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, प्राथमिक संबंधों की प्राथमिकता, सामुदायिक भावना या फिर उद्योगों की प्रधानता? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उद्योगों की प्रधानता। ये किसकी विशेषता है? नगरीय समाज की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृषक समाज के 4 स्वतंत्र घटकों में सम्मिलित नहीं है? कृषक परिवार मूलतः, कृषि का कार्य मुख्यतः, कृषि समाज या फिर उद्योग कार्य मूलतः? तो इसका राइट आंसर डी है, उद्योग कार्य मूलतः नहीं होता है कृषक समाज में। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने कहा कि भारत का प्रत्येक गांव एक गणतंत्र है? AR देसाई, हेनरी मैन, थियोडर शानिन या फिर कार्ल मार्क्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हेनरी मैन ने कहा कि भारत का जो प्रत्येक गांव है वह गणतंत्र है। नेक्स्ट है, जमींदारी प्रथा का सूत्रपात किस वर्ष में किया गया था? तो इजी है, जमींदारी प्रथा से रिलेटेड PGT के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका बताना है 1793 में, 1795 में, 1719 में या फिर 1792 में। तो जमींदारी प्रथा का सूत्रपात सबसे पहले कब हुआ था? तो हुआ था 1793 में। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी? संयुक्त प्रांत में, पंजाब में, मद्रास, मुंबई में या फिर ये इन सभी में? तो रैयतवाड़ी प्रथा कब कहाँ प्रचलित थी? तो रैयतवाड़ी प्रथा पाई जाती थी पंजाब में। नेक्स्ट है, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल कहा जाता है। कई गांवों को मिलाकर एक महाल बनता है, कई क्षेत्रों को मिलाकर एक महाल बनता है, कई जिलों को मिलाकर एक महाल बनता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ बताना है आपको। तो कई गांवों को मिलाकर एक महाल बनता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जोत की चकबंदी के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है। बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा करके, खेतों का बंटवारा करके, खेतों को कृषि योग्य बनाकर या फिर उपरोक्त सभी। तो जोत की चकबंदी बताना है, इससे क्या परिवर्तन होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। विलियम बाइजर, श्री रेड्डी, AR देसाई या फिर ऑस्कर लेविस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विलियम बाइजर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है, जजमानी प्रथा का प्रचलन होता है शहरों में, गांव में, महानगरों में या फिर ये सभी? तो जजमानी प्रथा क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इसी सीरीज़ में करा दिया गया है। तो जजमानी प्रथा का प्रचलन होता है गाँव में। ये वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं या फिर वस्तुओं और सेवाओं दोनों का आदान प्रदान होता है जजमानी प्रथा में। नेक्स्ट है, जजमानी प्रथा को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है कमीन, बलूरे, मिरासी या फिर अद्दे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जजमानी प्रथा को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बलूरे। नेक्स्ट है, जजमानी प्रथा को मिरासी किस स्थान पर कहा जाता है? मद्रास में, महाराष्ट्र में, मैसूर में या फिर बंगाल में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मद्रास में। यानी कि बलूरे कहा जाता है महाराष्ट्र में और मद्रास में क्या कहा जाता है? मिरासी। तो ओके फ्रेंड्स, हम लोग आज यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे प्रकार से कर सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।